हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में डिस्ट्रीब्यूशन टाइप्स के बारे में जानेंगे। आपके सिलेबस में टोटल 13 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन इसमें हम 4 पढ़ेंगे जो कि आपका मिड टर्म के लिए सफिशिएंट है। पहला आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीएक्स ये होता है एन पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है। इसमें एन फाइनाइट होता है, इंडिपेंडेंट होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइनाइट होंगे और इंडिपेंडेंट होंगे। पी और क्यू बहुत ही ज़्यादा क्लोज होएगा। जैसे आपने एक कॉइन टॉस किया, उसमें एच और टेल, हेड्स और टेल आता है। एच की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है, टी की हाफ होती है, यानी पी और क्यू बहुत ही पास होते हैं या तो सेम होते हैं। ठीक है, क्लोज और सेम। मीन आपका एन पी होता है, वेरिएंस एन पी की होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 कैंडिडेट में से 5 कैंडिडेट चुनने हैं। 20 में से 12 टीचर्स हैं एंड 8 स्टूडेंट हैं। तो मेजॉरिटी स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ। 5 चुनने हैं तो n 5 हो जाता है। ठीक है, मेजॉरिटी स्टूडेंट हो जाएगी तो p जो होएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होएगा, तभी तो मेजॉरिटी स्टूडेंट होंगे। अगर 3 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट और 5 स्टूडेंट होंगे तो 2 टीचर, 1 टीचर और 0 टीचर होंगे। लेकिन अगर 2 स्टूडेंट हो गया तो 3 टीचर हो जाएंगे, यानी 3 से छोटे हो गए अगर स्टूडेंट, 3 से कम हो गए स्टूडेंट तो मेजॉरिटी नहीं रहेगी, यानी 3 से ज़्यादा चाहिए या 3 चाहिए। तो 3 से ज़्यादा या 3 कैसे निकालेंगे? P3, P4, P5 ऐसे, या फिर हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं 1 माइनस पी एक्स लेस देन 3। ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा? P0, P1, P2। ठीक है, हम इस वाली तरीके से निकालेंगे। आप चाहे तो इससे करके देख सकते हैं, दोनों से सेम ही आएगा। तो इसमें हम पुट करते हैं P0, यहाँ पे Px के टर्म में जो भी आ रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, उसमें x की जगह 0 और x की जगह P0 पे 0, P1 पे 1, P2 पे 2 पुट करना है। और n की वैल्यू हमें 5 है तो 5 करना है। ठीक है, यहाँ पे करके देख लेते हैं। 5C0, P0, Q 5 माइनस 0 और NC1 के मतलब P1 के लिए 5C1, P1, Q 5 माइनस 1। P2 के लिए 5C2, P2, Q 5 माइनस 2। अब इसको सॉल्व करने पे जो भी आंसर आ रहा है आपका वो यहाँ पे लिखना और 1 माइनस वो करना, तो आपका मेन आंसर आ जाएगा, जो कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी है। इस केस में आपने देखा कि P और Q की वैल्यूज़, अच्छा हाँ, P और Q तो मैंने बताया नहीं यहाँ पे कैसे डालना है। तो P और Q कुछ नहीं है, स्टूडेंट्स और टीचर्स का अलग से निकाल लेना। ठीक है, स्टूडेंट्स कितने हैं? 8 हैं और 20 है टोटल, तो 8 20 हो गया। और Q हो जाएगा टीचर्स का, आप 1 माइनस P भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट 12 टीचर्स और 20 टोटल, तो 12 में से 20। ठीक है, ये Q हो गया और ये P हो गया। तो देखो बहुत ही सेम है, और बाइनोमियल में 2 ही बस होते हैं। तो यहाँ पे P और Q है, यानी टीचर्स और स्टूडेंट, तो ये 2 ही होते हैं। ठीक है, तो जैसे रेड और ग्रीन बॉल देगा बॉल का निकालने के लिए, तो आपके पास जो भी चीज़ें दी जाएंगी उसमें आपका 2 ही, वर्ड नहीं आ पा रहा मेरे दिमाग में, मतलब आप समझ गए उसे। ठीक है, अब हम देखते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में आपका P ये होता है लैम्डा की पावर x e की पावर माइनस लैम्डा अपॉन x फैक्टोरियल। इसमें P गिवन होता है क्वेश्चन में, N भी गिवन होता है क्वेश्चन में,
ये बात ध्यान ध्यान देनी है कि p जो होता है बहुत ही छोटा रहता है, यानी p आपका 0.01 0.002 ऐसे रहेगा, ठीक है। n आपका बहुत ज़्यादा होता है, 1000 2000 बहुत ज़्यादा होएगा, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन देख लेते हैं, 0.01 चांसेस टू गेट बैड इंजेक्शन अमंग 1000 पीपल। तो देख रहे हो कितनी कम चांसेस है 1000 लोगों में से। तो ये प्रोबेबिलिटी हम इससे सॉल्व करेंगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा स्मॉल p। इसमें कैपिटल P का काम नहीं है, ठीक है। कैपिटल P स्मॉल q का काम नहीं है। अगर फिर भी आपको निकालना है तो ये 0.99 आ जाएगा, दोनों को ऐड करना तो 1 ही आएगा, ठीक है। और देखो दोनों में कितना ज़्यादा गैप है। फिलहाल के लिए इसका काम नहीं है, हमें p का ही काम है। और 1000 पीपर है, n की वैल्यू देखो कितनी ज़्यादा है, ठीक है। और हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 2 बैड इंजेक्शन। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है मोर देन 2 का, ठीक है। तो सब कुछ है ही हमें। ये p चाहिए स्मॉल वाला, 0.01 है, n है हमारे पास 1000, हमें ये निकालना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बस हमें ये गिवन रहता है, बस लैम्डा निकालना होता है। लैम्डा कैसे निकालोगे? लैम्डा ऐसे निकालेंगे, लैम्डा होता है एन पी के इक्वल, ठीक है। तो एन पी के इक्वल होता है, पहले हम लैम्डा ही निकालते हैं पॉइजन वाले क्वेश्चन में। तो लैम्डा कितना आ गया? 10, ठीक है। अब लैम्डा 10 आ गया तो डायरेक्ट बस इसमें पुट कर दो पी एक्स वाले में। पी एक्स ग्रेटर देन 2 है ना हमारे पास, तो ग्रेटर देन 2 है। अब 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं ना, 2 से हम ये थोड़ी करेंगे कि 3 4 5 और ये अप टू p1000। यहाँ तक भाई कौन ही कैलकुलेशन कर पाएगा, क्योंकि 1000 लोग हैं ना, इसलिए हम 1 इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। इसलिए 1 माइनस पी एक्स लेस देन 2, इसमें हमें बस यही लेना पड़ेगा, क्योंकि p0 p1 p2, ठीक है। तो p0 के लिए क्या हो जाएगा इसमें, ये p1 के लिए ये, और p2 के लिए ये। अब अगेन इसको आप सॉल्व कर लेना और उसके 1 माइनस कर देना, तो आपका जो भी आंसर आ जाएगा, ये 0 नहीं है, यहाँ पे कुछ तो आएगा, ठीक है। वो आप सॉल्व करके लिख देना एंड देन यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका। तो पॉइजन आप समझ गए होगे, पी आपका बहुत कम दिया रहेगा, एन बहुत ज़्यादा, एंड आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा। इस केस में था गेट इन मोर देन 2, तो एक्स की वैल्यू मोर देन 2, ठीक है। एटलीस्ट बोलता है एटलीस्ट 2, तो हम ऐसे करते हैं 2 या 2 से कम, पर हमें ये बोला है। तो हमने पॉइजन और बाइनोमियल देख लिया। अब हम देखते हैं नॉर्मल। नॉर्मल में आपका पी एक्स का इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वो बस इस जेड से सॉल्व होता है। जेड यहाँ पे आपने देखा होगा एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा था, तो इसी को जेड बोल देते हैं। इसमें म्यू जो रहता है वो मीन रहता है, और सिग्मा जो रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन रहता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे है 100 और यहाँ पे है 15, ये आपको ऐसा कुछ दिया रहेगा कि x डजेंट एक्सीड 1300, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो ये क्या हो जाएगा, x डजेंट एक्सीड यानी 1300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 1300 से कम या 1300, इसका हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। और 1300 नहीं है, बहुत ज़्यादा हो गया, 130 कर लेते हैं, ठीक है। 130 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सकेड नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ मैं स्टेप बता देता हूँ। देखो पहला स्टेप क्या करेंगे कि जेड निकालना है सबसे पहले, ठीक है। जेड कैसे निकालोगे, ये एक्स यहाँ पे है 130,
ये पुट करना है मी ओवर ये गिवन था, तो ये पहला स्टेप है आपका। यहाँ से ये कितना आ जाएगा 30/15, ये आ गया 2, जेड आ गया आपका 2। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या करना है, जो आपको ये गिवन था इसको इक्वल टू में लिखना और इसको जेड में कन्वर्ट कर देना। जेड में कैसे कन्वर्ट करोगे, हमने जो इस वाली साइड थी ना, इस वाली साइड ये जेड की कैलकुलेशन की थी। ठीक है, तो एक्चुअली इसकी जो वैल्यू आती है वो आपका इस वाली साइड आ जाएगी, तो जेड लेस देन, और इस वाली साइड आपका ये आ जाएगा 2। समझ गए? इसको मैं बता देता हूँ एक बार कैसे हुआ था। एक्चुअली जो हमने ये किया था, तो हमने क्या करा था, ये वाली साइड की तरफ जेड का वो वाला कैलकुलेशन किया था कि x माइनस म्यू अपॉन ये। ठीक है, और इसकी तरफ उसका आंसर लिखा था 2, तो ये पूरा तो जेड ही है ना, तो ये आ गया था। ठीक है, वो हम अब अलग से कर दिया हमने, आप चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे आ गया। अब जो ये z लेस देन इक्वल टू 2 इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब यहीं पे आता है ये ग्राफ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ, ये बेल शेप का होता है। ठीक है, z 0 से z माइनस इन्फिनिटी z इन्फिनिटी। ठीक है, और ये सिमेट्रिक रहता है दोनों साइड, इस साइड जितना एरिया है उतना एरिया इस साइड आएगा, 50% 50%, यानी 0.5 0.5। ठीक है, तो हम इसी की मदद से निकालते हैं। इसकी मदद से कैसे निकालते हैं, जेड 0 है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, जेड 2 पे जब हो, जेड 2 और 2 से कम का एरिया, यानी ये पूरा एरिया निकालना है, 2 और 2 से कम का, यानी माइनस इन्फिनिटी तक का। तो ये कैसे निकालोगे, यहाँ पे थोड़ा तोड़ के हम लिख लेते हैं इसको, कि जेड माइनस इन्फिनिटी से इसके बीच का, ये बोल रहा है ये। ठीक है, अब हमें इतना तो पता है, ये जो एरिया है यहाँ तक का ये 0.5 है, और उसमें ऐड हुआ है ये वाला एरिया, तो हम लिख देंगे इसको कि 0.5 में ऐड कर दो ये वाला एरिया, z इक्वल टू 2 तक का एरिया। ठीक है, तो ये z इक्वल टू 2 तक का एरिया आपको एक टेबल दिया रहेगा ऐसा, जिसमें 0.00 0.01 0.02 ऐसे बहुत सारी वैल्यूज होंगी, और यहाँ पे 0 1 2 3 4 ऐसी बहुत सारी वैल्यूज होंगी। ठीक है, आपको देखना है कि z इक्वल टू 2 चाहिए, यहाँ पे आप 2 देखो, ये रहा। ठीक है, अब अगर देखो यहाँ पे 2.1 होता है z इक्वल टू 2.1, तो आप क्या करते 2 लेते। ठीक है, और यहाँ पे आप ढूंढते कि 2.1 कहाँ पे ऊपर में, बेसिकली ये वाला हिस्सा इसके साथ ऐड होके यहाँ पे मिलता। अब यहाँ पे 2 में 0 ऐड होएगा, क्योंकि हमारा 2.0 है ना, 2.00 2 प्लस 0.00 2.0 होता है ना। बेसिकली इसका कुछ मतलब नहीं है, लेकिन मैं समझा रहा था बस कि 2.1 होता, तो आप यहाँ पे 2.1 यहाँ पे होता और ये 2 होता। मैं एक और बार समझा देता हूँ। ये मान लो जेड की वैल्यू आपको बोलनी होती 2.01 फाइंड करो। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे 0 0 1 ऐसा टेबल आपके पास दिया होता। ठीक है, और यहाँ पे दिया रहता 0 1 2 3, आप यहाँ पे 2 ढूंढते हैं, यहाँ पे 0.01 ढूंढते हैं, दोनों ऐड करने पे हो जाता है 2.01, तो इन दोनों को जहाँ पे मिलाते हैं वहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाती। अभी हमारे पास बस बोला है जेड की वैल्यू 2। ठीक है, तो 2 के साथ तो बस 0 ऐड कर दोगे तो यहाँ पे मिल जाएगी ना वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगी उसको आप यहाँ पे डालना और 0.5 के साथ ऐड करना, आपकी मेन आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत इजी है, 1 अपॉन b माइनस a
और ए जो रहेगा एक्स जो रहेगा ए और बी के बीच में रहेगा, ठीक है। मीन ये रहेगा, वेरिएंस ये रहेगा। एक क्वेश्चन देख लो, सिंपल सा आता है इसका। इफ़ एक्स इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग -2 to 2, तो आपका पी एक्स लेस देन 0 निकालना है और पी 0.1 से 0.2 निकालना है। आप ये खुद करना, ये निकाल देता हूँ मैं, ठीक है। तो -2 आपका हो जाएगा ए, बी हो जाएगा 2, ठीक है। ए बाई बी होता है ना, -2 था, ये ए और ये बी, सिंपल है। तो ए और बी निकाल दिया हमने, ठीक है। तो इससे हम फंक्शन निकाल देंगे 2 - 2 कितना आ गया, -4, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन ये आ गया 1/b माइनस ए किया है, तो 1/4 आ गया माइनस का, ठीक है। तो हमें बोला है, अब देखो यहाँ पे इसका रेंज जो है ना हमें खुद से बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे वही था ना, ए और बी के बीच में, यानी 4 और -4 के बीच में होता है बी, ठीक है। ये 1 मिनट, ए था -2 का ना, तो प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 आएगा। पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा रहता है, कुछ नहीं किया ए। तो हमारा ए आ गया था -2, बी आ गया था 2, और जो हमारा फंक्शन आया था वो आ गया था 1/4 -2 से 2 तक के लिए, ठीक है। और हमें बोला था पी एक्स लेस देन 0 का निकालो। क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे पी लेस देन 0, यानी कि -∞ से 0, इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। अब हमारा फंक्शन क्या है, यहाँ तक है, यानी 0 से -2 तक का आ रहा है, -∞ नहीं आ रहा है, तो उसको अलग कर देंगे। ये वाला नहीं है, ये वाला 0 हो जाएगा, हमारे पास ये वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा फंक्शन बनता है ना 0 अदरवाइज केस का, इसलिए अदरवाइज 0 हो जाएगा। हमें बस इसका गिवन है, अब यहाँ पे फंक्शन पुट कर देंगे जो कि ये था 1/4 कॉमन, ये आ जाएगा, एंड इसका आ जाएगा आंसर 2/4 जो कि 1/2 हो जाएगा। सो यहाँ तक आपके चारों डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। हमने क्या क्या पढ़े, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। बाइनोमियल में हमने देखा था फॉर्मूला पी एक्स का, एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन -x, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा p + q 1 के इक्वल होता है, इसका n फाइनाइट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, p और q बहुत ही क्लोज होता है, ठीक है, सेम भी हो सकता है। फिर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा कि जो लैम्डा होता है हमें बस वही फाइंड करना होता है एन पी से, जिसमें p जो होता है आपका बहुत ही छोटा होता है, यानी कि 0.01 0.002 ऐसा हो सकता है। n जो होता है बहुत ही बड़ा होता है, 1000 2000, ठीक है, ऐसा बड़े नंबर होते हैं। बेसिकली p से ही आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल के केस में हमने देखा कि हमें z फाइंड करना होता है, ठीक है, x - u और सिग्मा से, ठीक है, इससे z फाइंड करना होता है। एंड उसके बाद आप जो है p x जो भी कुछ दिया रहता है इस फॉर्म को आप बदल देते हो z <x वाली फॉर्म में,
ठीक है, जिसमें इसमें आपकी एक्स की वैल्यू कुछ और आ जाती है ना, जेड की वैल्यू मान लो ए आई, तो यहाँ पे ए आ जाती है, तो जेड लेस देन ए की फॉर्म में। अब कुछ और गिवन होता है, जैसे मान लो ये गिवन होता, ठीक है, और आपकी आप इस तरफ लिखते जेड ग्रेटर देन, और एक्स को पुट करने पे इस वाले टर्म में म्यू और सिग्मा भी कुछ ले लेना, कुछ और वैल्यू आती, मान लो बी आती, तो यहाँ पे बी लिखते। आ गया समझ में? फिर इसके बाद इसकी वैल्यू कैसे निकालते हो, ग्राफ से निकालते हो। 0.5 रहता है, मान लो ये बी जो आया है, ये बोला है कि 0.2 और इससे छोटा, ठीक है, तो ये 0.2 और इससे छोटा जो भी, यानी 0.5 प्लस ये वाला एरिया, 0 से 0.2 वाला एरिया, ठीक है। अब 0.5 से 5 में ये प्लस कर दोगे, ये कैसे निकालोगे, टेबल से निकालोगे, जो मैंने टेबल बताया था, ठीक है। यहाँ पे 0.02 भी होएगा, ठीक है, तो वहाँ से आप देख लेना, ठीक है, 0 प्लस 0.2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आई वो निकाल दो, ऐड करके आंसर। तो ये हमने पढ़ा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। अब हमने देखा है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे सिंपल 1 माइनस बी ए, और इसका रेंज बना लेंगे हम ऐसे, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, इस वाले में पुट कर देंगे जो भी रेंज की बनेगी, जो नहीं गिवन है वो अदरवाइज़ वाले केस में डाल देंगे, उसको 0 कर देंगे, ठीक है, और सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। तो यहाँ तक 4 डिस्ट्रीब्यूशन आपके हो गए।